जी, रेशियोज का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और कल आप लोगों को मैंने जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज थी वो डिस्कस की थी। अच्छा, उसमें आप मैंने कहा था कि जो FAR 1 में आप लोगों ने रेशियो पढ़ी है वो आपका स्टिल सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको कल मैंने 3-4 एक्स्ट्रा कुछ रेशियोज कराई थी जो कि आप मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली और अगले पेपर्स में उनकी जरूरत पड़ती है, तो उस वजह से वो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज थी वो भी साथ करा दी थी। अच्छा, आज आप कहने कहते हैं इसके जो अदर दो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इसी को आप मैनेजमेंट रेशियोज भी कह देते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका ना ये वो रेशियोज है जो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होंगी। अब करंट एसेट में मेनली आपका सारा होता है स्टॉक, डेटर, ठीक है, करंट लायबिलिटी मेनली क्रेडिटर, तो ये उनसे रिलेटेड रेशियोज हैं। देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा है कि कोई ना कोई इन्वेंट्री पड़ी होती है, स्टॉक पड़ा होता है। ये स्टॉक आप अपने पास क्यों रखते हो? मतलब अगर मैं स्टॉक ना रखूं क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट हो जाएगा। मतलब कस्टमर चीज खरीदने आएगा, बेचने के लिए चीज नहीं होगी, तो बेच के जो प्रॉफिट अर्न कर सकता था वो लूज कर जाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। इसका मतलब मैंने इनसफिशिएंट स्टॉक रखा या ना रखा तो मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर स्टॉक रख लिया फिर स्टोरेज कॉस्ट पड़ जाएगी। तो दोनों सूरतों में मेरा खर्चा आना है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन काम हमने वो करना होता है जिसपे आपकी कॉस्ट मिनिमम आए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करके एक टारगेट सेट करते हैं कि यार इससे ज्यादा स्टॉक ना रखना। अब बीइंग एन अकाउंटेंट मैंने आपको कैलकुलेट करके था दिया जी 50,000 से ज्यादा का स्टॉक ना रखना। आपका परचेजर सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में बल्क में चीजें खरीद लाता है, कभी 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, कभी 4 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता होगा? अननेसेसरी स्टोरेज कॉस्ट पड़ जाती होगी। तो अब हमने ये देखना है कि जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं क्या ये इनको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह बिजनेस के अंदर हमारा रूल होता है किसी से पैसे लेने हैं एज सून एज पॉसिबल ले लो, और अगर किसी के देने तो पॉसिबल डिले करके दो। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आपने एज सून एज पॉसिबल किसी के पैसे देने हैं तो सॉरी लेने हैं, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि नंबर 1 कि आप लोग क्रेडिट के ऊपर सेल ही ना करो, चीजें कैश पे बेचें ताकि पैसे फौरन मिल जाए। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं कंपेटिटर क्रेडिट पे चीजें बेचता है मैं भी बेचूंगा, तो फिर हम एक रीजनेबल अमाउंट चाहते हैं कि यार इस अमाउंट से ज्यादा आपके डेटर नहीं जाने चाहिए। क्या आप लोग डेटर की प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो? कहीं डेटर ओवरड्यू तो नहीं करते जा रहे? कहीं सेलमैन अपनी एफिशिएंसी शो करने के चक्कर में लॉन्गर क्रेडिट तो नहीं लोगों को दे रहा कि जी चलो उधार ज्यादा कर दूंगा या लॉन्गर क्रेडिट कर दूंगा, वो मुझसे चीजें खरीदेंगे, मेरी परफॉर्मेंस होगी, सेल बढ़ रही है कंपनी की। तो उसके लिए ना फिर हम लोगों ने उनकी मैनेजमेंट चेक करना होती है कि डेटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही है, क्रेडिटर मैनेजमेंट आप प्रॉपरली कर रहे हो, उसके लिए ये आपकी रेशियोज होती हैं। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक टर्नओवर। जी, स्टॉक टर्नओवर क्या बताता था? साल में कितनी दफा स्टॉक बनता है और बनने के बाद बिक जाता है। ठीक है, यानी ये टाइम्स में निकलती बताती साल में कितनी दफा स्टॉक बन के बिका। अच्छा,
अब अगर उसी तरह हम लॉजिकली थोड़ा डिस्कस कर लें, आप लोगों को मैं कहता हूं एवरेज हर वक्त मैंने अपने पास ₹1,00,000 का स्टॉक रखा होता है, यानी हर वक्त मेरे पास ₹1,00,000 का स्टॉक मेंटेन होता है। मैंने पूरे साल में जो चीजें बेची, यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी मेरी, वो 10 लाख थी। तो कितनी दफा मेरा स्टॉक बिका होगा, मैंने फिर बना के रखा होगा, वो फिर बिक गया होगा, मैंने फिर बना के रखा होगा। ये साइकिल कितनी दफा चला होगा? 10 दफा। तो कैसे आप लोगों ने निकाल लिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज स्टॉक। तो इसका आंसर टाइम्स में आता है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, उधर FR1 में भी आपने पढ़ा था, अगर ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो फिर हम क्या करते थे? हाँ जी, फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर क्लोजिंग स्टॉक कर दिया करते थे। अच्छा, जितना ये टर्नओवर बढ़ेगा उतना आपके लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। जी, इसके वजह से ज्यादा होने की पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है? मतलब अगर ये आपका बढ़ जाता है तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, अब इसकी देखें, मैथमेटिकल बात है ना, अगर न्यूमरेटर बढ़ जाए तो भी बढ़ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर कम हो जाए तो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब या आप लोगों ने स्टॉक लेवल रिड्यूस कर लिया, कम रखना शुरू कर दिए। स्टॉक कम रखूंगा जल्दी बिक जाया करेगा, तो या मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो गई है, तेजी से चीजें बिकना शुरू हो गई हैं, उसके से स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है, तो मुझे बार बार रिकूप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर कमेंट्स वगैरह पूछे तो इन फैक्टर को आपने ज़हन में रखना है। मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस होंगे कि थोड़ा डिटेल वाले कमेंट्स आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, अच्छा, सेकंड दैट इज एवरेज एज ऑफ स्टॉक। अब एवरेज एज ऑफ स्टॉक बताती थी कि कितने दिनों के बाद स्टॉक बिकता है। ये तो बता रहा था ना साल में कितनी दफा बिका, यानी कितनी दफा बन के बिका, ये साइकिल कितना चला। ये आपको बताता है कितने दिनों के बाद स्टॉक बिक जाता है। फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं साल में 360 दिन है और पूरे साल में 10 दफा स्टॉक बन के बिका, तो एवरेज कितने दिनों के बाद एक दफा बिक गया? 36। अब वो आपने कैसे निकाल दिए?
कि 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर, ठीक है, 365 बाय स्टॉक टर्नओवर। अच्छा, जितने ये दिन बढ़ते जाएंगे उतना हमारे लिए क्या होता जाएगा? अनफेवरेबल। मतलब पहला आपका स्टॉक 40 दिन बाद बिक जाता था, अब 60 दिन लगते हैं बिकने पे। क्या क्या रीजन हो सकती है वैसे? या डिमांड कम हो गई तो बेचने पे टाइम लग जाता है, तो या फिर स्टॉक ज्यादा रखना शुरू कर दिया है, अब स्टॉक ज्यादा रखूंगा तो फिर बेचने पे टाइम भी तो ज्यादा ही लगेगा। तो ये इसका मतलब उससे मिलती जुलती है। अच्छा, अगर स्टॉक टर्नओवर की जगह मैं उसका फॉर्मूला लिख दूं तो ये बन जाएगा 365 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज स्टॉक। हमने मैथ में पढ़ा हुआ है ओवर का ओवर आ जाए तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। नंबर 3, डेटर्स टर्नओवर। जी, ये क्या चीज बताता था? कि साल में कितनी दफा डेटर बने और उनसे कलेक्शन होगी। अच्छा, जितनी ज्यादा दफा कस्टमर से कलेक्शन करके उतना आपके लिए क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। अब डेटर कौन सी सेल की वजह से बनते हैं? क्रेडिट सेल। फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं यार हर वक्त 10,000 रुपए के डेटर पड़े ही होते हैं और पूरे साल में मैंने 50,000 की क्रेडिट सेल की थी। इसका मतलब कितनी दफा वो डेटर क्रिएट हुआ, पैसे मिल गए, फिर डेटर बना, फिर पैसे मिल गए, 5 टाइम्स। तो ये आप लोगों ने कैसे निकाल दिया कि क्रेडिट सेल्स को डिवाइड किया विद एवरेज डेटर्स। और आपको पता हम एवरेज डेटर्स फाइंड आउट किया करते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय अगेन वही रूल कि अगर ओपनिंग नहीं होगा तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर देंगे, क्रेडिट सेल ओवर क्लोजिंग डेटर हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे कहा था ये जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए फेवरेबल है। एवरेज एज ऑफ डेटर्स या एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, एवरेज एज ऑफ डेटर्स या इसी को कहा जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब अगर साल में 360 दिन है और पूरे साल में 36 दफा कलेक्शन कर ली तो कितने दिनों का एक दफा कर ली होगी? तो 10 आ जाएगी। यानी आप लोगों ने क्या किया, जो भी नंबर ऑफ डेज उसने दिए हो
साइलेंट है तो 365 ले लें, कभी वो आपको 360 कह दिया करेगा, फिर आप 360 लिख दीजिएगा। ओवर डेटर्स टर्नओवर, आंसर आना है डेज में। पहले आप लोगों को 10 दिन बाद कलेक्शन होती थी, अब डेटर से 15 दिन बाद पैसे मिलते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली डेटर टर्नओवर की जगह अगर उसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो बनेगा 365 ओवर क्रेडिट सेल ओवर एवरी डेटर। तो उसी तरह ओवर का ओवर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, तो आमतौर पर आप लोगों की बुक्स में ये नीचे वाला फॉर्मूला लिखा होता है, बहरहाल वो भी आपको पता होना चाहिए। अब फर्ज करें एमसीक्यू आ जाता है, आपको मैं कहूं कि यार डेटर टर्नओवर है मेरा 10 दफा यानी 10 टाइम, आपको मैं कहूं एवरी कलेक्शन पीरियड निकालो, तो वो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता होगा तो आप कंप्यूट कर जाओगे, अगर खाली ये याद किया तो फिर नहीं निकलना आपसे। ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर। अब जैसे डेटर टर्नओवर आपको बता रहा था साल में कितनी दफा डेटर बने और उनसे कलेक्शन हुई, बिल्कुल उसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर बताता है साल में कितनी दफा क्रेडिटर बने और आपने उनको पेमेंट की। अच्छा, जितनी ज्यादा दफा पेमेंट करके आएंगे उतना आपके लिए क्या होगा? अनफेवरेबल। अच्छा, अगर इस वाले फॉर्मूले को सामने रखते हुए इसका डिराइव करें, क्या बनेगा? क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। आंसर आएगा आपका टाइम्स में। जितना ये बढ़ता जाए उतना आपके लिए क्या है? मतलब पहले साल में 10 दफा पेमेंट करते थे, अब मैं 20 दफा कराता हूं, अनफेवरेबल। क्योंकि बिजनेस के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पॉसिबल डिले करके पेमेंट किया करो। अच्छा, इसमें भी एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। Number 6, average age of creditors। ये इसी का दूसरा नाम था एवरेज पेमेंट पीरियड। उसी तरह या तो आप लोग कर लें 365 ओवर क्रेडिटर्स टर्नओवर, तो या फिर एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365।
अच्छा, ये जितना बढ़ जाएगा उतना आपके लिए क्या होगा? ये आपके लिए फेवरेट। बस हम लोग कहते हैं ओवर ड्यू नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है ओवर ड्यू? जो लिमिट थी, हाँ, यानी जो उसने आपको लिमिट दी है उससे एक्सीड ना करें। जैसे उसने आपको कहा यार 30 दिन में पैसे दे देना, अब आपने ये नहीं करना 40-45 दिन बाद दें। पॉसिबल डिले का मतलब 29वें 30वें दिन जाके दे दें। ठीक है, उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा, आपको FR1 में भी बताया जाता था कि इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स और डेट के अंदर क्रेडिटर, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दीज आर जस्ट लाइक रिटर्न फ्री सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कि इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग और डेट के अंदर क्रेडिटर, ये एक किस्म का रिटर्न फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। रिटर्न फ्री का मतलब इसकी कॉस्ट कोई नहीं पड़ रही होती। ठीक है, जस्ट लाइक का वर्ड यूज किया। आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम कहते हैं थोड़ी बहुत कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, अब देखें, आप लोग सप्लायर हैं, मैं हमेशा आप लोगों से मटेरियल खरीदता हूं। मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार आप लोग ना मुझे 10 लाख रुपए का मटेरियल दे दें, अगले महीने आऊंगा पैसे दे जाऊंगा। आपने ट्रस्ट करते हुए मुझे 10 लाख का मटेरियल दे दिया, महीना खत्म हुआ, मैंने आके आपको कहा यार ये अपने पुराने 10 लाख रुपए पकड़े और अब ऐसा करें 10 लाख का दोबारा सामान दे दें। आपने फिर दे दिया, महीना खत्म हुआ, मैं फिर आपके पास आया, मैंने कहा यार अपने पुराने 10 लाख पकड़े, अब 10 लाख का दोबारा सामान दे दें। थ्रू आउट आप लोगों का 10 लाख मेरे बिजनेस में ब्लॉक हो गया। ना मैं आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहा हूं, ना मैं आप लोगों को कोई डिविडेंड दे रहा हूं, पैसा भी आपका यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर इस तरह हो जाए, आपसे पहली दफा तो मैं महीना कहूं और 2 महीना आपको शक्ल ही ना दिखाऊं, उसका रिजल्ट फिर क्या निकलेगा? अगली दफा आप मुझे नहीं देंगे, फिर मैं 10 लाख कहीं से लोन लेके आऊंगा तो इंटरेस्ट दूंगा, शेयर इशू करके लाऊंगा तो उनको डिविडेंड भरा करूंगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जब एक चीज अवेलेबल हो रही है तो उसको प्रॉपर मैनेज कर लो। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं ओवर ड्यू ना हो। मतलब अगर उसने कहा 30 दिन तो 29वें 30वें दिन जाके दे दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 40-50 दिन के बाद दें, वो टर्मिनेट कर देगा क्रेडिट लाइन आपकी। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसी को आप ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है आपके कैश को दोबारा कैश में कन्वर्ट होने पे कितना टाइम लगेगा। मतलब जो आप एक दफा पैसे खर्च करके आए हैं, कितने से बाद दोबारा कैश की फॉर्म में आपको रिकवर हो जाएगा। फर्ज करें आज मैं मार्केट गया और वहां से मैंने 50,000 रुपए की चीजें खरीद ली, लेकिन 15 दिन कोई बंदा वो चीजें खरीदने ही नहीं आया, स्टॉक में पड़ी रही, तो 15 दिन के लिए मेरा पैसा स्टॉक की फॉर्म में ब्लॉक हो गया। 15 दिन बाद एक कस्टमर आया, उसने कहा ये चीजें लेनी है, मैंने कहा ले लो। उसने कहा पैसे मैं 45 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। तो डेटर की फॉर्म में मेरे पैसे कितने दिनों के लिए ब्लॉक हो गए? 45। तो कितने दिनों के बाद मेरे पैसे मुझे वापस मिले? 60। तो इसका मतलब मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल 60 दिन था अगर मैं कैश पे चीजें खरीद के लाया था। अब अगर आपको मैं कहूं यार मैं भी उधार खरीद के लाया था, मैंने भी 30वें दिन जाके उसको पैसे दिए थे, तो फिर मेरे पैसे मुझे कितने दिनों बाद वापस मिले? 30 दिन बाद। तो आपने क्या किया, वो जो क्रेडिटर वाले 30 दिन थे वो इसमें से क्या कर लिए? लेस। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कि आपके कैश को
दोबारा कैश में कन्वर्ट होने पे कितना अरसा लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बन गया, एवरेज एज ऑफ स्टॉक प्लस एवरेज एज ऑफ डेटर्स माइनस एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स। जितना ये साइकिल बढ़ता जाएगा उतना आप लोगों के लिए अनफेवरेबल होगा। जैसे आप लोगों के FAR 1 में एक दो दफा क्वेश्चन आया था कि इसको इंप्रूव करने के तरीके बताओ। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इंप्रूव कब होगा, जब ये डेज कम हो जाएंगे। ये वैल्यू कब कम हो सकती है, स्टॉक की एज क्या हो जाए कम, डेटर की एज क्या हो जाए, या क्रेडिटर की एज ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था। देखिए स्टॉक की एज कब हो सकती है कि जब आप स्टॉक कम रखना शुरू कर दो या अपनी सेल्स को बूस्टअप कर लो। अब सेल बूस्टअप कैसे हो सकती है, प्राइस कम कर लो, चीज ज्यादा बिकना शुरू हो जाए, थोड़ा लॉन्गर क्रेडिट देना शुरू कर दो, इससे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जब लॉन्गर क्रेडिट देंगे तो उसका डेटर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग आमतौर पे यही कह देते हैं कि आप लोग अपना स्टॉक लेवल रिड्यूस कर लें या अपनी प्राइसेस कम करके अपनी सेल्स को बूस्टअप करें ताकि आप लोगों का स्टॉक की एज रिड्यूस हो जाए। अच्छा, एज ऑफ डेटर को कम करना है, ये कैसे कम हो सकता है? हाँ, कि आप लोग कैश डिस्काउंट ऑफर करके उनसे या अर्ली पैसे निकलवा लो। ठीक है, डेटर मैनेजमेंट प्रॉपरली करो। देखिए जब एक बंदा उधार चीज लेने आता है ना, उस वक्त वो आपको यही क्या कहता है 10 दिन में पैसे दे जाऊंगा, कभी 12 दिन बाद आया, कभी 15 दिन बाद आया, आपने इग्नोर किया हुआ है। तो इसका मतलब आपके डेटर की एज तो बढ़ती जा रही। अगर आप यही उसको 9वें दिन रिमाइंडर भेज दें जी कल आखिरी तारीख है, और 10वें दिन आप चले जाएं कलेक्शन करने, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, एज रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका अंदर डेटर मैनेजमेंट प्रॉपर अपनी कर ले। अच्छा, एज ऑफ क्रेडिटर कैसे कम हो सकता है, बढ़ सकती है? अगर आप लोग कैश डिस्काउंट अवेल करते हो, फोरगो कर दो। मतलब 10 दिन में पैसे देके डिस्काउंट लेते हैं ना लें 10 दिन में पैसे, 30 दिन में पूरे जाके दे दीजिएगा। या आप लोग क्रेडिटर से रिक्वेस्ट कर लें कि यार मैं थोड़ा सा, मुझे लॉन्गर क्रेडिट आप लोग ऑफर करें ताकि मैं इसको सर्वाइव वगैरह अपने लिए कर सकूं। तो इस तरह करके हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं। जी यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कुछ जनरल सी चीजें हैं। देखें जब मैं इधर लिखता था 365 तो आंसर किस में आता था? अगर मैं इधर 12 लिख देता मंथ्स में आया था, अगर 52 लिख देता वीक्स में आया था। ठीक है, तो एक तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा आपको पता है कि ये जब हम लोग निकालते हैं क्रेडिटर टर्नओवर, इसमें हमें चाहिए होती है क्रेडिट परचेजेस। कई दफा ना क्वेश्चन में वो सेल और परचेज की फिगर बता देता है, बताता नहीं है कैश वाली है कि क्रेडिट वाली है। तो फिर हमारा ना एक अजम्पशन चलता होता है रेशियो के क्वेश्चन में कि सारी की सारी सेल और परचेज क्रेडिट पे। ठीक है, मतलब अगर उसने आपको कभी क्वेश्चन में बताया ना हो कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, बस कह दीजिए सेल मेरी इतनी है, तो रेशियो के चैप्टर में assumption होता है कि पूरी की पूरी सेल क्रेडिट पे, सारी की सारी परचेज क्रेडिट पे। तो एक ये चीज भी आपने याद रखनी। अच्छा, अब इसमें देखिए हमें चाहिए क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिट परचेज ओवर क्रेडिटर। अगर क्रेडिट परचेज या परचेज की फिगर दी ना हो तो हम लोग कहते हैं कि आप देखिए क्या अवेलेबल डेटा से आप परचेज की फिगर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो पहले उसको फाइंड आउट करें फिर इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर डेटा लिमिटेशन आ जाए, मैंने आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी कि आप परचेज की फिगर कंप्यूट कर पाओ, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दो इंस्टेड ऑफ परचेजेस। लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब डेटा लिमिटेशन हो। ये ना हो कि परचेज निकल सकती है, आप कॉस्ट ऑफ सेल लिख दें फिर वो गलत कर देगा।
वो कॉस्ट ऑफ सेल हम सिर्फ उस वक्त अज्यूम करते हैं जब परचेज की फिगर किसी भी सूरत में फाइंड आउट नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो आपने करंट रेशियो पढ़ी थी, क्विक रेशियो पढ़ी थी, वो भी तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ही होते हैं। तो वो भी दरअसल ना वर्किंग कैपिटल रेशियो के अंदर आती हैं। अगर कभी एग्जामिनर के ना कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रेशियोज, तो वो दो भी कैलकुलेट की जा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखवाई नहीं। उसकी वजह यह कि उसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है, मैंने उसको उधर कवर करना है। तो वैसे आप लोग अपने नोट के तौर पे लिख लें कि करंट और क्विक रेशियो भी इसका पार्ट होता है। जो आपने कहा कि जो ट्रेड परचेजेस है, हाँ जी, क्वेश्चन में ना दी लेकिन डेटा में दिया हो, तो उस डेटा में सेल्स और जो प्रॉफिट है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लेके आप सेल्स करने के देखिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला याद हो, क्या यूज करते होते थे? ओपनिंग जो इन्वेंट्री, हाँ, प्लस, हाँ जी, यानी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो उसमें वो क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया करेगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग दे देगा। तो हम तो अगर उसने आपको कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी तो फिर वही चीज जो भी आपने कहा कि सेल बता दे, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दे, आप वहां से पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो और फिर कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर दें। लेकिन अब ना कॉस्ट ऑफ सेल पता है, सॉरी, ना आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, ना क्लोजिंग पता है, तो फिर परचेज तो नहीं निकल सकेगी। फिर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल ही आप लिख दो आप लोग। जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आप लोगों ने FAR1, इवन अभी FR2, आप लोगों के सिलेबस में जो रेशियो एनालिसिस है ना, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती थी? चीज बना के नहीं बेचती बल्कि खरीद के बेचा करती। तो परचेजेस करके वो लाता है और आगे बेच दिया करता है। इसकी इन्वेंट्री जो पड़ी होती है वो किस किस्म की होती है, क्या चीज होती है? वो फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके पास कोई पार्टली कंप्लीट चीज तो नहीं होगी ना, उसका रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, फिनिश गुड होगी। तो ये जो स्टॉक टर्नओवर में एवरेज स्टॉक लिया है आप लोगों ने, ये फिनिश गुड का है, ठीक है। मेंशन हम इसलिए नहीं करते कि उसका होता ही फिनिश गुड का है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आप MFA में जाएंगे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी आपके सिलेबस में है। उधर आपको ना फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग के भी फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, उसके फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, उसके स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, रॉ मटेरियल का अलग होता है, वर्क इन प्रोसेस का अलग होता है, फिनिश गुड का अलग होता है, ठीक है। तो अभी ये फिनिश गुड का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पे भी क्योंकि खाली ट्रेडिंग कंसर्न का, तो मैं इसलिए बाकी दो फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा। इंशाल्लाह जब MFA में आप लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें आप लोगों को तीनों के फॉर्मूलेस लिखवाए जाएंगे। अच्छा जी, ये इसकी होगी सेकंड टाइप ऑफ रेशियोज। अब आते हैं इसका जो लास्ट पार्ट था, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज या सॉल्वेंसी रेशियोज। इंसॉल्वेंट कौन होता था?
यानी जिसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए, तो हम कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंसी रेशियोज आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन शो करती हैं, मतलब आपकी लायबिलिटी और इक्विटी का रिलेशनशिप शो करती हैं कि आप लोग क्या इस पोजीशन में हो कि अपनी लायबिलिटीज टाइमली पे ऑफ कर पाओ। इस टाइप की कुछ रेशियोज आ जाती हैं। अच्छा, ये आगे ना दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल पोजीशन में शॉर्ट टर्म क्या चीजें होती हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसका मतलब इसमें उन्हीं से रिलेटेड रेशियोज आएंगी। लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी इक्विटी, डेट, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को ना हम लिक्विडिटी रेशियोज भी कहते हैं। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाती है वो है करंट रेशियो, और हम इसका क्या फॉर्मूला यूज किया करते थे? तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और जो भी इसका आंसर निकलता था उसके आगे रेशियो 1 हम लिखते थे। मतलब 3 आ गया तो 3:1, 4 आ गया तो 4:1, इस तरह करके। अच्छा, वैसे हम लोग कहते थे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इसको क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड? 2:1, ठीक है। आइडियल हम लोग कहते हैं ये, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी सब्जेक्ट टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो सकता है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कम से कम आपकी लायबिलिटी से डबल एसेट्स होने चाहिए, ताकि जैसी लायबिलिटीज मैच्योर हो आप उनको टाइमली पे ऑफ कर दो। देखिए, अगर मैंने लोगों के लाख रुपए देने हैं और मेरे पास कहीं से लाख रुपए ही आना है, अगर फर्ज करें वहां से लाख पूरा ना कलेक्ट हो, 80,000 हो जाए, क्या मैं लायबिलिटी पूरी पे कर लूंगा? नहीं। तो हम लोग कहते हैं अगर आप इनको बराबर रखोगे ना तो आपकी लायबिलिटीज में प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग अपने करंट एसेट ज्यादा रखा करो। आइडियल हम कहते हैं डबल होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। अब जैसे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका रॉ मटेरियल सीजनल होता है, सीजन आता है तो इतना स्टॉक खरीद के रखना पड़ता है कि ऑफ सीजन तक आप उसको यूज कर पाओ, तो उनकी करंट रेशियो काफी ज्यादा आती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने यानी FR1 के अंदर आप लोगों को बताया गया था अगर करंट रेशियो बहुत ज्यादा आ जाए उसके लिए क्या टर्म यूज होती थी? यानी कि करंट रेशियो बहुत ज्यादा आ जाए, जी, उसके लिए आप टर्म यूज किया करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यानी अगर करंट रेशियो का आंसर बहुत ज्यादा आ जाए, फर्ज करें 10:1 आ गया, तो मैं कहूंगा कि देयर इज ओवर कैपिटलाइजेशन, कि आपने वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। ये नुकसानदेह होती है। देखें, अगर आपने 10 टाइम करंट एसेट रखे हैं, नो डाउट लायबिलिटी पे करने में तो मसले कोई नहीं आना, लेकिन आपके एसेट्स करंट भी होते हैं और नॉन करंट भी होते हैं। जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना वो नॉन करंट का ज्यादा होता है। तो यानी अननेसेसरी अगर आप करंट एसेट बिल्डअप कर रहे हो, प्रॉफिट तो कमा रहे होगे, लेकिन क्या वो हाईएस्ट रेट से होगा? नहीं। तो हम कहते हैं प्रॉफिट मिनिमाइज हो रहा होता है आपका।
तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम कहते हैं एक रीजनेबल रेशियो होनी चाहिए। देखिए करंट एसेट मैंने पास इसलिए रखने हैं यार लाइबिलिटीज टाइमली पे कर पाऊं। अगर डबल रख के काम चल जाता है, क्या जरूरत है 7 या 8 टाइम रखने की दूसरे से। अच्छा जी, अगर इसे थोड़ी ज्यादा आ जाएगी तो फेवरेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो ओवर कैपिटलाइजेशन है। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, कई दफा इसको ना हम लिक्विडिटी रेशियो भी कह देते हैं। ये आपको बताती है कि एट शॉर्ट नोटिस कन्वर्टेबल इन कैश जो आपके एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी के कितने टाइम्स हैं। तो आपको पता है हम लोग कहते हैं करंट एसेट में आमतौर पे जो इन्वेंट्री है वो फौरी तौर पे नहीं बिकती, तो इसलिए हम लोग करंट एसेट में से इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, अगर लोकल बात करें ना तो अक्सर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर किसी को एडवांस दे दो, वो एडवांस भी नहीं वापस मिलता आप लोगों को, तो फिर हम लोग ना प्री पेमेंट्स भी यहां माइनस करते हैं लोकली। लेकिन आईकैप ने कहा है कि स्टूडेंट को वो फॉर्मूले कराएं जो हमने बुक में दिए हैं। बुक में उन्होंने वो दिए हैं जो इंटरनेशनली चलते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने फॉर्मूला यही यूज करना है कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक ओवर करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर भी जो आएगा उसका आगे रेशियो 1 हम लिख देंगे। इसके लिए हम आइडियल कहते हैं क्या होनी चाहिए 1:1 कि एट शॉर्ट नोटिस जो कन्वर्टेबल इन कैश एसेट्स हैं कम से कम इतने हो कि जैसे ही लायबिलिटी मैच्योर हो आप उसको पे कर दो। इससे थोड़ी ज्यादा आ जाएगी तो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक हो गया यहां तक? तो ये हम लोगों ने इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज देखी हैं जी। कंपनी के अपने पोर्टफोलियो देखना हो और इसकी परफॉर्मेंस देखनी हो तो करंट रेशियो ज्यादा हमें बेनिफिट देगा एनालिसिस में या एसेट रेशियो। एक्चुअली देखिए करंट रेशियो के अंदर ना इन्वेंट्री भी आ रही होती है। इन्वेंट्री में कई दफा स्लो मूविंग आइटम भी होती हैं जो पड़ी तो होती है बिक रही नहीं होती, तो इसलिए फिर हम लोग दोनों को ही आमतौर पे चेक करते हैं कि अलोंग विद इन्वेंट्री कितनी है, विदाउट इन्वेंट्री कितनी है। इस समय ना ये भी पता चल जाता है आपने इन्वेंट्री की बहुत ज्यादा तो नहीं रखी हुई। ठीक है, आपका ने कहा था थोड़ी डिटेल में भी एनालिसिस हो सकता है, आपसे पूछ ले। तो वो जो उधर एज ऑफ स्टॉक थी, आपने कहा था जी एज ऑफ स्टॉक बड़ी तो शायद स्टॉक ज्यादा रखा हो, वो इस रेशियो से फिर मुझे पता चलेगा स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, तो इसकी बेस पे हम वो डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है सर, जो इसका जो टाइम फ्रेम होता है हाँ जी, वो भी डिफर तो करते हैं। टाइम फ्रेम किस पर्सपेक्टिव से? क्योंकि एक के अंदर आप इन्वेंट्री को नहीं ले गए, दूसरे के अंदर इन्वेंट्री को लिया जाता है, तो जिसके अंदर आप इन्वेंट्री को ले रहे हैं तो उसका तो टाइम फ्रेम ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली देखिए उसका आंसर तो ज्यादा ही निकलेगा ना, मतलब एक विदाउट इन्वेंट्री अगर 2 निकले तो अलॉन्ग विद इन्वेंट्री वो आंसर 3 निकलेगा। यहाँ पे तो हम एक रेशियो बना रहे हैं ना, हैं तो करंट एसेट ही रियलाइजेबल विद इन अ ईयर ही है वो, ठीक है, लेकिन वो एक विदाउट इन्वेंट्री एक अलॉन्ग विद इन्वेंट्री इसमें टाइम का नहीं होता। अच्छा फिलहाल इसको यहां तक हम रहने देते हैं। इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी 3-4 रेशियोज हैं वो और फिर आगे इसको फर्दर प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।